So any consumer, as we all know, there are two different things. First one is customer and second one is consumer. तो जब हमारी मार्केटिंग की पहली क्लास हुई थी, पहली या दूसरी क्लास में, तो मैंने आपको कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस बताया था। कस्टमर हमारा वो आदमी है जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, उस प्रोडक्ट को वो अपने लिए फाइनल कंज्यूम भी कर सकता है और कंज्यूम नहीं भी कर सकता है। तो द कस्टमर इज समवन हु परचेजेज अ प्रोडक्ट, he may finally consume the product or he may not finally consume the product. So customer is both. Customer can be a customer as well as can be a consumer. But a consumer is someone who purchases a product and he himself or herself consumes the product. तो कस्टमर क्या है कि हमारा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन खुद कर सकता है या नहीं कर सकता, किसी और को सेल कर सकता है, ये हो गया। या फिर कोई हो सकता है कि फैमिली मेंबर है, सपोज करो कि आपके फादर कोई चीज लेकर आते हैं और आप वो जो है या तो कोई ऐसे खाने की चीज लेकर आए, या तो वो खुद उसको खा लें या फिर वो फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर आपके फादर कोई चीज लेकर आते हैं खाने की और फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खुद नहीं खाते हैं, तो उस केस में आपके फादर एक कस्टमर है। लेकिन आपके फादर कोई चीज लेकर आए और उसको खुद ही कंज्यूम कर लें, तो उस केस में क्या होंगे आपके फादर की वो कंज्यूमर होंगे। तो बेसिक डिफरेंस है हमारे कस्टमर एंड कंज्यूमर में। तो कस्टमर हमारा एनी पर्सन हु बाइज अ प्रोडक्ट एंड ही मे कंज्यूम दैट प्रोडक्ट और ही मे नॉट कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, बट कंज्यूमर इज द पर्सन who buys a product and finally consumes that product himself. तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे कंज्यूमर एंड कस्टमर में। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, तो अभी हम दो चीजों पे डिस्कस किया, फर्स्ट वन कस्टमर एंड सेकंड वन कंज्यूमर। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम कंज्यूमर बिहेवियर ही क्यों पढ़े, कस्टमर बिहेवियर क्यों नहीं पढ़ते। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो मार्केटियर होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है फाइनल कंजम्पशन के लिए। तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में जाकर फाइनली क्या एक्सेप्टेंस गेन करता है, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ को अचीव करता है, उसका कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लेकर कैसे बिहेव करता है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, उसके लिए वो मायने रखता है। ये चीज मायने नहीं रखता कि मेरा प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया और उसको कंज्यूम किया नहीं किया, क्या वो दूसरे को सेल कर रहा है, वो मायने नहीं रखता। फाइनल उसके प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है वो उसके लिए मायने रखता है। तो इस वजह से हम लोग कस्टमर बिहेवियर ना पढ़ के कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं। ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर से। तो कंज्यूमर जैसा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और वो खुद ही फाइनली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व when individuals or groups what they are doing, select, purchase, use or dispose of products, services, ideas or experiences to satisfy needs and desires। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पे इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल या ग्रुप में जाके कई बार होता है, क्या कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को या नीड्स को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को, आइडिया को या एक्सपीरियंस को, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, फिर उसको यूज कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं। अगर आपका गुड्स है तो उसको आप यूज कर रहे हैं, और डिस्पोज आपका सर्विसेज है तो उसको आप डिस्पोज कर रहे हैं, यानी कि उसको अवेल कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप लोग जब हमारी क्लास चल रही होती है, इन बिटवीन जो मैसेजेस आप करते हैं वो मेरे को विजिबल नहीं होते। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। मेरे को ऐसे पता लग जाता है, वॉइस आती है तो उसका हाँ ठीक है किसी ने मैसेज किया, बट वो मैसेजेस विजिबल नहीं होते क्योंकि मेरी पूरी स्क्रीन पे मेरी पीपीटी चल रही होती है। ओके सर। अगर किसी को कोई डाउट। जी सर, ये नीड्स एंड डिजायर्स लिखा हुआ है, इनमें डिफरेंस क्या है सर? डिजायर तो कार होती है। नहीं, वो डिजायर वो उसी से बना हुआ कार होती है। नीड्स क्या है, मेरी कोई जरूरत है, कोई जरूरत है कि किसी जरूरत का सामान है। डिजायर क्या है, मैं किसी चीज के लिए लॉन्गिंग हूँ, उसके लिए कोई मेरे को चाहिए। कि सपोज करो कि भाई नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स हो सकती है कि भाई मेरे को जो है प्यास मिटाना है,
अब मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी चाहिए। अब डिजायर क्या हो सकती है कि हो सकता है मैं अपना जो ये हमारे घरों में सप्लाई होता है वो वाटर जो है पीऊँ, या फिर मैं कोई ब्रांडेड वाटर बोतल लेकर आऊँ, जैसे बिस्लरी है, एक्वाफिना है, या बाकी जो है ब्रांड्स हैं। तो नीड्स एंड डिजायर्स आर डिफरेंट थिंग। नीड्स तो बेसिक हो सकती है, डिजायर मतलब कि अगर आपको कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप खुद प्रयास करें, या हम कहें कि उसके लिए आप लॉन्गिंग है। नीड्स बेसिक हो सकती है, डिजायर उसमें थोड़ा उससे आगे जाके हो सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स सिलेक्ट, परचेज, यूज और डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई नीड्स एंड डिजायर्स। तो ऐसा प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, किनका? प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, आइडियाज का या एक्सपीरियंसेस का, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ देमसेल्व्स। तो उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको जो है अचीव करने के लिए वो क्या करें, किसी प्रोडक्ट का, फिजिकल प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, आइडियाज का या फिर एक्सपीरियंसेस का, उसका सिलेक्शन करते हैं, उसको परचेज करते हैं, फिर उसको यूज या डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, तो हम इसलिए इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि जब हमने मार्केटिंग के स्कोप में बात किया था तो हमने कहा था मार्केटिंग का जो स्कोप है बहुत वाइड है। उसमें 10 से 12 चीजें शामिल होती है, जिसमें आपके फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होते हैं, आइडियाज होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्लेस होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। तो ऐसे करके वो 10 आइटम्स जो हैं वो आपके, जो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो इंक्लूड होता है। तो ये सर ये सोलोमन एट ऑल क्या लिखा है सर ब्रैकेट? ये डिफिनेशन दिए, जहां से ये डिफिनेशन आई है वो पूरा नाम है मिशेल सोलोमन, और 3-4 इसके साथ और ऑथर है, तो इसको मैंने इट ऑल करके लिखा है। तो सोलोमन एंड अदर्स, ये होता है इसका मतलब। ओके सर, ओके ओके ओके। तो जब हम इस तरह की डिफिनेशन लिखते हैं, तो अगर हम फुल फॉर्म नहीं लिखना चाहते तो उसको जब हम उनके जो लास्ट नेम होते हैं वो करके दे देते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो अब दूसरी डिफिनेशन देखिए, द टर्म कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफाइंड एज द बिहेवियर दैट कंज्यूमर्स डिस्प्ले व्हेन सर्चिंग फॉर, परचेजिंग, यूजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे एक्सपेक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो कोई भी कंज्यूमर है या कंज्यूमर्स हैं, उनका बिहेवियर जब वो किसी चीज का सिलेक्शन कर रहे हैं या उसके लिए सर्च कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनका इवेल्युएशन कर रहे हैं whether the combination of two goods will be better for me or not, उसका इवेल्युएशन करें कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूं या दूसरे वाले प्रोडक्ट को परचेज करूं, या फिर उनका डिस्पोज कर रहे हैं, किनका? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, जो उनको लगता है कि उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिजायर्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको सेटिस्फाई करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर फोकसेस ऑन, अब यहाँ पे बात होती है कि कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज पे फोकस करता है? हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑब्वियस की बात है कि जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टाइम की बात हो, मनी की बात हो, एफर्ट की बात हो, ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स, जो भी उनको कंज्यूम करना है, तो उन चीजों पे कैसे वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे मनी हो, चाहे एफर्ट हो। भाई आप किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप मन बना लिया आपने कि ठीक है मेरे को इस चीज को जो है परचेज करना है। अब उसके लिए आप क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो सर्च करते हैं तो आपका उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपका उसमें एफर्ट भी लग रहा है, आप कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मैं जो है, अगर मेरे को जो है ऑनलाइन करना है तो मैं क्या मैं अमेजोन से मंगाऊं, फ्लिपकार्ट से मंगाऊं, या फिर मैं क्या कहते हैं स्नैपडील से मंगाऊं, या भी और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मंगाऊं। फिर आप उसके उनके जो मनी है, जो उसका प्राइस है, वो कंपेयर करते हैं। तो तीनों चीजें आपकी लग रही हैं, आपका टाइम भी जा रहा है, आपकी मनी भी लग रही है, और आप एफर्ट भी कर रहे हैं फॉर जो है कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स। तो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स, अब यहाँ पे इसको ब्रॉडर टर्म में बता रखा है कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो व्हाट दे बाय मतलब दे मींस कंज्यूमर्स व्हाट द कंज्यूमर्स बाय, व्हाई दे बाय इट, when they buy it, where they buy it, how often they buy it, how often they use it, how they evaluate it after the purchase। तो ये सारी चीजें, कई सारी यहाँ पे चीजें आ रही हैं। सबसे पहला कि क्या परचेज करते हैं, व्हाट दे बाय। तो
कंज्यूमर क्या है, वो क्या परचेज कर रहा है। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है जिसमें कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसमें अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को वो स्पेंड कर रहा है कहाँ पे, कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज पे, कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स पे, और उन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स में various things are involved such as what they buy. First thing is what my consumer is going to buy, whether it is a physical product, whether is it a service, whether is it a experience, or whatever forms of product can be there. Why they buy it? Second question, why they buy it? So why does my consumer buy my products? What does he seek in a product? When they buy it means when is my consumer going to buy a product? Where they buy it? कहाँ से buy करते हैं? क्या whether you are going to buy it from offline stores, whether you are going to buy it on online, whether you are going to use both the combination, partly online and partly offline. How often they buy? The frequency of your purchase. How often you buy? Suppose if you are going to buy daily use items, you will buy it in a 2 or 3 days. So your frequency of purchase is 2 to 3 days. But for if you are going to purchase any item that involves lot of steps and lot of complications and lot of thinking, it may be in a month, it may be in a year, or it may be in a half year. For example, you are going to buy a smartphone. You will buy a smartphone in 1 or 2 years. If you are going to buy a laptop, you may buy it in a 2 year or 3 years time. So frequency, how often you are going to buy a product. तो आप उसको कितने जो है फ्रीक्वेंट तरीके से परचेज कर रहे हैं। अगर आपका डेली यूज का आइटम है तो आप हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपके किचन आइटम्स हैं, आपका कोई दाल है, नमक है, ये सारी जो चीजें हैं, तो इसको आप फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वेजिटेबल्स हैं, पेरिशेबल होती हैं। आप सुबह के लेकर आए और वेट करेंगे कि उसको 2-3 डेज का, अगर आपके पास फ्रीज नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो वो खराब हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये होती है कि हम जितना फ्रेश जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स के लिए उतना बेटर है। तो जहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से परचेज कर रहे हैं। और जहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, तो वहां पे हम उसको हो सकता है कि वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 2 ईयर और वंस इन अ डिकेड परचेज करें। फॉर एग्जांपल हाउस है, लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल परचेज नहीं करते। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि हाउ यू आर गोइंग टू परचेज अ प्रोडक्ट, देन हाउ ऑफन दे यूज इट। अब आपने परचेज तो कर लिया, बट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करने जा रहे हैं। कार लेकर आए, आप एग्जांपल ले लेते हैं, कार अपने लिए ले आए हैं, पर्सनल जर्नी के लिए लाए हैं, या आप उसको टैक्सी में यूज करना चाहते हैं, दोनों है। आपका कॉमर्शियल पर्पज भी है, पर्सनल भी है, या बोथ द कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं। पार्टली आप उसको पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, पार्टली आप उसको कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हमें दिखाता है कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद अब हम वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। हम अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ला सकते हैं अगर हम उसको घर में बना रहे हैं, या हमारा कोई होटल है उसको हम कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट है वहां पे यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सिग्निफाई करता है कि हाउ ऑफन आई एम गोइंग टू यूज अ प्रोडक्ट दैट आई हैव बॉट, देन हाउ दे इवेलुएट इट। अब उसका इवेल्युएशन हम कर रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट को लेकर आए हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कौन से बेनिफिट्स हम उससे डिराइव कर रहे हैं। तो उसको कब हम इवेलुएट कर रहे हैं? आफ्टर द परचेज। क्यों हम परचेज, देखो परचेज के ड्यूरेशन हम बिफोर परचेज भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग परचेज भी कर सकते हैं, आफ्टर परचेज भी कर सकते हैं। तीनों सिचुएशन हमारे पास है। अब हम बिफोर परचेज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम गए जो है स्टोर पे जाते हैं, परचेज करने से पहले हम कोई कॉस्मेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम उसका जो है आइटम परचेज करने जा रहे हैं। उनके प्राइसेस को हम कंपेयर करते हैं कि ये हमारा प्राइसेस कितना पड़ेगा।
कि सपोज करो कि कोई कॉस्मेटिक आइटम आपने परचेज करना है और उसका प्राइसेस आप कंपेयर करें, जो दुकानदार है उसको 2-3 आइटम्स को दिखाता है। फिर ड्यूरिंग द परचेज कैसा हुआ कि आप उसी परचेज के ड्यूरेशन में ही जो है और थोड़ा वेराइटी आपको मिलती है, फिर आप उसको और इवेल्युएशन कर रहे हैं आफ्टर परचेज, जब आप उसको लेकर घर आ रहे हैं। तो इसमें जो बताया गया कि हाउ दे इवेलुएट इट आफ्टर द परचेज, उसको परचेज करने के बाद उसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं, जिसको हम पोस्ट परचेज बिहेवियर कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के टर्म में। दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट जहां पे मेरे को लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, you people should be aware of that concept, so I will be discussing a little bit of those concepts. तो पोस्ट परचेज हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर की भाषा में पोस्ट परचेज बिहेवियर कहते हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो यू बाई दैट प्रोडक्ट अगेन, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको आप परचेज नहीं करते, तो जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट परचेज डिसोनेंस। पोस्ट परचेज डिसोनेंस का मतलब है कोई आप प्रोडक्ट लेकर आए, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, अब उसको आप जो है परचेज करने नहीं जा रहे हैं। सो आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, हाउ ऑफन यू यूज दैट, यू आर इवेलुएटिंग दैट प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ सच इवेलुएशंस ऑन फ्यूचर परचेजेस एंड हाउ दे डिस्पोज ऑफ इट। तो जो मैंने पोस्ट परचेज के बिहेवियर की बात करी, तो उसमें दोनों चीजें आ गई कि क्या हम उस प्रोडक्ट को फर्दर परचेज करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। तो ये जो फ्यूचर परचेज वाला कॉन्सेप्ट है, ये यही चीज है कि हम उसको फ्यूचर में परचेज करेंगे दोबारा से या नहीं करेंगे। तो वो हमारा एनालिसिस कहाँ पे हो रहा है, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर हो रहा है, जो फोकस कर रही है किसी इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, जो इंडिविजुअल अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज में, कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स में। तो एक ब्रॉडर जो डिफिनेशन दे रखी है शिफमैन, कनुक एंड हांसेन ने, कि वो कहता है कि कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा टर्म है जो फोकस करता है कि हमारे कंज्यूमर क्या का बिहेवियर कैसा है जब वो किसी चीज को सर्च करते हैं, उसके लिए एफर्ट लगाते हैं उसको सर्च करने के लिए, सर्च करने के बाद उसको परचेज करते हैं, फिर उस परचेज के बाद अपने घर पे ले आते हैं या जैसा भी उसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद उसका इवेल्युएशन करते हैं कि मैंने इसको यूज तो कर लिया, लेकिन क्या ये मैंने जो प्राइसेस पे किया उसका मेरे को वैल्यू मिली या नहीं मिली, वेदर आई एम गेटिंग द यूटिलिटी फ्रॉम द प्राइस दैट आई हैव पेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आफ्टर दैट I am disposing of products and services that I have bought, and I think these products and services will satisfy my needs, my wants, my desires. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें सिंपली कह रहा है कि कंज्यूमर कोई भी किसी भी जो है चीज को सर्च कर रहा है, उसको परचेज कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, यूज करने के बाद उसका इवेल्युएशन कर रहा है, फिर फाइनली उसको डिस्पोज कर रहा है। डिस्पोज ऑफ कर रहा है कि उसका जो है फ्यूचर जो उसका परचेज बिहेवियर हो वो कैसा होगा, क्या वो दोबारा से उस चीज को परचेज करने जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो जो है उसको डिफाइन करता है डिस्पोजिंग ऑफ से। अगर प्रोडक्ट है तो उसको हम सिंपल सी बात है हम उसको यूज करेंगे, और सर्विसेज को उनको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, क्योंकि सर्विसेज के बारे में कहा जाता है कि हम उनको अवेल करते हैं। तो कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट है, बट सर्विस है तो उसको आप जो है क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो मार्केटियर्स यूज करते हैं। तो उसके बाद फिर ये सारा जो फोकस है कंज्यूमर बिहेवियर का इसकी बात पे है कि मेरा जो कंज्यूमर है वो कौन सा बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, कौन सा बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है जब वो किसी चीज को परचेज करता है और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को उन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स पे स्पेंड करता है। तो इसमें मेरे सारे प्रोसेस आएंगे कि हाउ डज माय कंज्यूमर बाय अ प्रोडक्ट, why he buys it, when he buys it, where he buys it, how often he buy it, that is frequency of purchase, and how often he uses it, and the final how he evaluates after purchasing it, the impacts of such evaluation, जिसका सारा इम्पैक्ट होगा हमारे फ्यूचर परचेजेस पे, या मेरा कंज्यूमर फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर वो मेरे प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, मेरे प्रोडक्ट को फर्दर परचेज नहीं करेगा।
इसको हम कहते हैं पोस्ट परचेज डिसोनेंस। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन है। तो आई होप ये क्लियर है आपको। एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? नहीं सर, सब क्लियर है। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। सो वेरिएबल्स अफेक्टिंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं, बिहेवियर को गवर्न करते हैं, उसको जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो 4 से 5 तरह के हमारे बेसिक फैक्टर्स बता रखे हैं जो ब्रॉड फैक्टर्स हैं, फिर उनके अंदर जो है सब फैक्टर्स बता रखे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होता है डेमोग्राफिक होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में देखा तो डेमोग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ, या फिर हम इसमें जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को भी इंक्लूड करते हैं। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल कैसे इंपैक्ट करेगा कि जैसे हम कल के एग्जांपल में देखे थे कि एज वाला जो है कि आप जो है किड्स के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टीन्स के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अडल्ट्स के लिए कर रहे हैं, मैच्योर अडल्ट्स के लिए कर रहे हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं। तो आप किन लाइंस में किन के लिए आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर की एज होगी उसका बिहेवियर वैसा ही एग्जिबिट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपने जो आज से 4-5 साल पहले चीज को कंज्यूम करते थे, परचेज करते थे, हो सकता है कि आज वो चीज को आप ना परचेज करते हो, ना कंज्यूम करते हो। जेंडर, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, तो उसमें आपका जो है जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो एग्जिबिट होगा। अब जैसे एग्जांपल आपको देता हूं कि जो हमारा ग्रोसरी आइटम्स होता है, वो वेजिटेबल्स वगैरह वो ज़्यादातर क्या है जो घर की महिलाएं हैं, घर की जो फीमेल्स हैं वो लेकर आती हैं, और जो बाहर के आइटम्स होते हैं तो वो सारे जो हैं मेल्स लेकर आते हैं। आप शॉपिंग करने गए, अगर आप क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं जिनमें फीमेल्स भी हैं, तो वहाँ पे जो उनका जो डिसाइडर होता है कि हाँ आप ये जो है क्या कहते हैं इस चीज़ को प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, इसमें ये बेनिफिट्स है, तो वहाँ पे फीमेल्स का ज़्यादा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करने जा रहे हैं, कैसे उसको मार्केट में ऑफर करने जा रहे हैं, और कंज्यूमर के क्या क्या फैक्टर्स है जो उसके बिहेवियर को गवर्न कर सकते हैं। बिहेवियर को गवर्न करने का मतलब है कि सिंपल, क्या मेरा जो कंज्यूमर है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है रिगार्डिंग माई प्रोडक्ट, वेदर ही इज गोइंग टू बाई माई प्रोडक्ट और he is just obtaining information and he is comparing my product. After comparing that information, if he is going to buy that product from another shop, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, उन चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेस, जैसे कि हमने कल बात करी थी, रिलीजन है, डिफरेंट तरह के कास्ट है, क्रीड है, इन चीजों का इम्पैक्ट होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, वेदर यू आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सर्विसेज हैं आपकी, वो भी आपका डिपेंड करेगा। एंड फाइनली इनकम, और इसमें जो हमारे डेमोग्राफिक्स के अंदर एक फैक्टर और होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं जनसंख्या घनत्व, कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, तो वो आपके जो है कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन करती है, उसको इंपैक्ट करती है। साइकोग्राफिक इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोग्राफी एंड साइकोलॉजी। तो साइकोग्राफी हमारा डेमोग्राफी एंड साइकोलॉजी से बना हुआ है। तो साइकोग्राफी में क्या होता है, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी या लाइफ स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। तो किसी पर्सन का लाइफ स्टाइल कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वेदर ही इज एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या वो एकदम जो स्टेटस है उसका जो रिच लाइफ स्टाइल है मॉडरेट है या फिर बिलो है, लो है। तो ये जो लाइफ स्टाइल होता है उसको जो वो क्या परचेज करता है, क्या कंज्यूम करता है, वो इसके जो है परचेज बिहेवियर को या बाइंग बिहेवियर को या कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा। किसी पर्सन का लाइफ स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप जो कॉर्पोरेट्स में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जो कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर में जो है काम करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, उनकी वर्किंग टाइम अलग है, उसी के अकॉर्डिंगली उनका टेस्ट अलग होता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनका बिल्कुल अलग लाइफ स्टाइल है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है उसका अलग लाइफ स्टाइल होगा। तो लाइफ स्टाइल के साथ साथ इन तीनों जो कैटेगरी को मैंने एग्जांपल दिया उनका पर्सनैलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी।
प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं तो उनको ये अज्यूम किया जाता है कि उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफी एडवांस लेवल की होंगी, काफी जो है उसमें मैच्योरिटी होगी। तो ये सारी लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी की इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, वो सारी चीजें आपके साइकोग्राफिक्स जो है वेरिएबल्स के अंदर आती हैं, जो कॉम्बिनेशन हमारा साइकोलॉजी का और डेमोग्राफी का। तो हमारे साइकोग्राफिक्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर्सनैलिटी एंड लाइफ स्टाइल। तो पर्सनैलिटी एंड लाइफ स्टाइल तो हमने डिस्कस कर लिया। सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि परसेप्शन ऑफ वंस इमेज बाय वन सेल्फ, कि किसी का अपने जो इमेज है उसकी अपने बारे में वो क्या सोचता है, कि मैं कैसा इंसान हूँ, क्या मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मैं अपने बारे में ऐसा सोचता हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा मिलता नहीं, मैं दूसरों से बहुत ज्यादा मिलनसार हूँ, उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता हूँ। तो मेरी खुद की कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अब ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा। अब सपोज करो कि कोई जैसे कहता है कि भाई हमें सफाई रखनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, या हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन सारी बातों में कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। सो दैट फैक्टर्स गवर्न द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये साइकोग्राफिक्स की बात हुई। तो अब हम बात करते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर्स या सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स का। दोनों का कॉम्बिनेशन हम इसको जब शॉर्ट फॉर्म में सोशो कल्चरल फैक्टर्स कह देते हैं। तो कल्चर क्या है कि जैसे मैंने बताया कि उसमें आपकी वैल्यू सिस्टम होता है, आपका परसीवनेस होता है, आपका प्रेफरेंस होता है, आपका टेस्ट होता है, तो आपके जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं, कल्चर्स के अंदर सब कल्चर्स होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सोशल कल्चरल फैक्टर्स में हमारे सब कल्चर। एथनिक ग्रुप से क्या डिनोट होता है? एथनिक ग्रुप्स का मतलब होता है कि हमारा जो है रिलीजियस ग्रुप। अब जैसे एथनिक का मतलब होता है कि हम जैसे कि किस जो है ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, इसके कई सारे मायने होते हैं कि कई बार इसको हम कंट्री के रूप में भी देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है फॉरेन में जाते हैं सर्विस करने के लिए और आपको अपने कंट्री के वहां पे जो है लोग मिलते हैं, तो आप उनको एथनिक लेकर आते हैं कि भाई एथनिक का मतलब कि हमसे रिलेटेड है, हमारी कंट्री के हैं। और एथनिक में हम सर ये कंज्यूमर बिहेवियर से कैसे रिलेट कर रहा है? बता रहा हूँ। तो हमारे जो कल्चर्स होते हैं सब कल्चर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि भाई हमारा जो इंडिया का कल्चर है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है। पंजाब में चले जाए वहाँ पे अलग है, राजस्थान में जाते हैं वहाँ पे अलग है, यूपी में चले आए वहाँ पे अलग है, दिल्ली का अपना कल्चर है, अदर स्टेट्स है उनका अपना अलग कल्चर है। तो जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, कि कई बार होता है क्या है कि हम जो ग्रुप होता है कि वो सेम ही बिहेवियर एग्जिबिट करता है कि हमें इसी चीज को परचेज करना है, कि तो ठीक है हम इसी चीज को परचेज करेंगे। अब छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब आप अगर जैसे कई बार होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट कॉलोनीज होती है, जैसे सपोज पूरा रेलवे कॉलोनीज हो गई या पुलिस कॉलोनीज हो गई, तो यहाँ पे जो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनका जो रेजिडेंशियल क्वार्टर है, इनको जो गवर्नमेंट अलॉटेड फ्लैट्स मिलते हैं, तो इनका जो परचेज करने का पैटर्न होता है, इनका जो परचेज करने का बिहेवियर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि सबकी इनकम भी एक जैसी है, सबकी थिंकिंग भी एक जैसी है, सब जो उनका लाइफ स्टाइल है एक जैसा ही है। तो एथनिक ग्रुप्स बन जाते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं कि हाँ ठीक है हमें इस चीज को ही परचेज करना है। तो ये एथनिक ग्रुप्स हमारे इस तरह से जो है इम्पैक्ट करते हैं। थैंक यू सर। कल्चर के अंदर हमारे सब कल्चर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं। यूपी में चले जाओ, ईस्टर्न यूपी का अलग है, वेस्टर्न यूपी का अलग है। तो कल्चर्स के अंदर सब कल्चर है कि हम कौन सा ग्रुप होता है? कौन से रेफरेंस ग्रुप? उस पे भी आ रहे हैं हम लोग, उस पे भी आएंगे। तो रेफरेंस सब कल्चर्स की बात होगी, हमारे कल्चर्स के अंदर कल्चर्स हैं। अब रेफरेंस ग्रुप्स क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप वो होता है जो सोसाइटी में थोड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। इन्फ्लुएंस कैसे? जो सोसाइटी के रिस्पेक्टेड पीपल हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आपके एडवोकेट्स हो गए, विलेज में चले जाओ तो विलेज के सरपंच हो गए, विलेज हेड जिनको हम कहते हैं, आपके सोसाइटी में कोई प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए। तो जो
या फिर कोई आर्मी में है या कोई पुलिस से है, तो जो एक रिस्पेक्टेड आदमी है जो है सोसाइटी के अंदर, कि उसको हम देख के आइडियलाइज करते हैं कि हाँ हमें कोई चीज परचेज करनी है, तो इनसे हम एक बार जो है एडवाइस ले लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, वेदर वी शुड परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो रेफरेंस ग्रुप इसीलिए उनका नाम दिया गया है कि वी आर रेफरिंग अवर क्वेरीज और अवर डाउट्स और अवर जो भी हमारे वो क्या कहते हैं परचेज करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको, एंड वी आर ऑब्टेनिंग द एडवाइस ऑफ देम वेदर वी शुड परचेज दीज प्रोडक्ट्स और नॉट। तो इनको रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। तो रेफरेंस ग्रुप, अब कई बार आप कुछ परचेज करने जाते हैं, अच्छा रेफरेंस ग्रुप जो है हमारा फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है। कई बार आपका फ्रेंड कोई चीज परचेज करके लाया जिसको आपने परचेज करना है बाद में जाके, तो आप उससे एडवाइस लेते हैं कि भाई ये जो मेरा प्रोडक्ट जो मैं परचेज करने जा रहा हूँ इससे पहले तूने परचेज किया, क्या ये सही चीज है या नहीं है। तो रेफरेंस ग्रुप पे हम सिंपली उनसे रेफरेंस ले रहे हैं कि वेदर वी शुड परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट। फाइनल डिसीजन हमारे ऊपर होगा, लेकिन जो हमें एक एडवाइस मिल रही है, हमें जो एक आइडिया मिल रहा है कि क्या हमें इस प्रोडक्ट को कैसे परचेज करना चाहिए, तो वो रेफरेंस ग्रुप है। तो रेफरेंस ग्रुप भी हमारा सोशो कल्चरल फैक्टर्स का एक पार्ट है जो हमारे बिहेवियर को गवर्न करता है। तो अब जैसे सोसाइटी में, अब भाई देखो क्या है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड है, वो सोसाइटी में रह रहा है या आर्म्ड फोर्सेस में अभी सर्व कर रहा है, तो जब आप उससे थोड़ा जो है वो रेफरेंस लेने जाएंगे कि हमें क्या परचेज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग के ऊपर ही चले गए, क्लोथ्स के ऊपर आप उससे सलाह लेने चाहिए कि हमें क्या परचेज करना चाहिए, तो वो जो कहेगा कि भाई आपका जो क्लोथिंग सिस्टम है वेरी फॉर्मल होना चाहिए, उसमें जो है डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन उसमें झलकना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो जिस तरीके का आपका रेफरेंस ग्रुप है वो उसी तरीके की आपको सलाह देगा कि आप कैसे जो है इसको परचेज करें। इसको मतलब कि क्या क्या आपको परचेज करना चाहिए, क्या परचेज नहीं करना चाहिए, सिर्फ जस्ट फॉर एडवाइस, बट द फाइनल डिसीजन टू परचेज और नॉट टू परचेज डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। तो ये हमारी बात हुई सोशो कल्चरल फैक्टर्स या सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। उसके बाद हमारे बिहेवियरल फैक्टर्स, जो कंज्यूमर के खुद के बिहेवियरल फैक्टर्स है। कैसे? किसी ब्रांड के पर जो है टुवर्ड्स ब्रांड्स कंज्यूमर हैज अ वेरी लॉयल बिहेवियर, ही इज ब्रांड लॉयल, एक्सटेंट ऑफ यूजेस सिचुएशन, बेनिफिट्स डिजायर्ड, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो ब्रांड लॉयल्टी क्या कहती है कि सिंपली सपोज करो कि हम एक ब्रांड को कंज्यूम करते आ रहे हैं एंड वी आर स्टिक टू दैट ब्रांड। फॉर एग्जांपल नमक है, टाटा नमक, देश का नमक, हम ज्यादातर घरों में टाटा नमक ही यूज कर रहे हैं कि हाँ हमें नमक में कोई और ब्रांड नहीं चाहिए, सिर्फ हम टाटा नमक ही यूज करेंगे। या कोई टी यूज कर रहा है, टाटा टी है या ब्रू है, जो भी है, जिस ब्रांड का आप कंज्यूम करते चले आ रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई, तो आई कैन नॉट substitute this brand for another, तो in that particular situation you are brand loyal to that brand, तो उस ब्रांड के प्रति आप ब्रांड लॉयल हैं, so you are not going to switch over another brand whatever the situation may be। तो उसमें आप जो है अपने ब्रांड के प्रति लॉयल हैं, जो भी आप एक ब्रांड का जो है अपना परचेज करते चले आ रहे हैं उसी को आप परचेज करते आ रहे हैं, करते जो है उस पर आप स्टिक रहना चाहते हैं। इसमें ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, आपके शॉप्स होते हैं, जो है आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं जल्दी हम, या फिर हेयर ऑयल है, या फिर आपके जो बाकी जो कॉस्मेटिक्स के सामान है, तो हम इन चीजों में जल्दी स्विच नहीं करते क्योंकि हम एक ब्रांड ट्रस्ट होता है, तो उस चीज में है। एक्सटेंट ऑफ यूज, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कितना हम उसको यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उसको, कि हम उसको कितना फ्रीक्वेंटली जो है यूज कर रहे हैं। तो इसको जो सिंपल से हमारा फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि जो हम अभी हम देख रहे हैं कि हाउ ऑफन दे यूज इट, तो वही चीज है कि उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। यूसेज सिचुएशन का मतलब है कि हम कहाँ पे ले जाके उसको यूज कर रहे हैं, कौन सी हमारे पास सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी यूसेज सिचुएशन है। बेनिफिट्स डिजायर्ड, तो हम अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज कर रहे हैं तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, तो उसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या बेनिफिट्स उससे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर एक
हेलो, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक unless you have something to say. प्लीज जिनका भी माइक ये ओपन हुआ है उसको स्विच ऑफ कर लें। तो बेनिफिट्स डिजायर्ड, तो बेनिफिट्स डिजायर्ड का मतलब है कि हम अपने जो भी प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं उसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में जाते हैं, आप एक रूम बुक करते हैं, तो आप रूम में क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको जो है बेड्स मिलेंगे, जो उसके शीट्स हैं वो होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें जो है एग्जॉस्ट की जो फैसिलिटी है, एयर की जो है वो चीजें होनी चाहिए, वेल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो आप ये जो सारी चीजें देख रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को ये चीजें, अगर मैं एक होटल में रूम बुक करता हूं तो मेरे को ये चीजें मिलेंगी। तो व्हाट बेनिफिट्स यू आर सीकिंग इन अ प्रोडक्ट व्हाइल परचेजिंग or going to purchase that particular product. So these are the behavioral factors. First one is your brand loyalty, that is you are brand loyal towards particular brand. Basically means you are frequently purchasing that brand, or you are purchasing that brand again and again. Extent of use, how frequently you use that product or that brand or whatever you have bought. Usage situation, the situation under which you are using that product. And benefits desired, ki what expectations do you have from that product, what benefits will I get from this product when I purchase and consume this product. So behavioral factors. The last one is geographic factors. So geographic, this includes region, country differences, or the natural climate of a country, terrain of a country, climate, whatever geographic, that geography basically means the study of अर्थ एंड इस सरफेस। जो भी हमारा ज्योग्राफी की जो हम कहते हैं कि किसी के कंट्री की जो टेरेन कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कंट्री में डिफरेंसेस क्या 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 है, या तो हम ज्योग्राफी के अंदर किसी कंट्री टू कंट्री हो सकता है, विद इन कंट्री हो सकता है, विद इन सिटी हो सकता है, विद इन लोकेलिटी हो सकता है, विद इन स्टेट हो सकता है। तो आप जितना नैरो करते चले जाए, वो जो आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं कंट्री टू कंट्री डिफरेंस कर रहा हूँ, या मैं कंट्री के अंदर ही डिफरेंस कर रहा हूँ, कंट्री के अंदर कोई सिटी है, सिटीज है, मल्टीपल सिटीज है, मैं उनमें जो है क्या कहते हैं कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, सिटीज के अंदर कोई लोकेलिटी है, फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेलिटी है, स्मॉल टाउन है, स्मॉल टाउन के अंदर एक कॉलोनी हो सकती है, कॉलोनी के अंदर मल्टीपल स्ट्रीट्स हो सकते हैं। तो ज्योग्राफिक जो हमारा फैक्टर्स है वो इम्पैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा नॉर्थ इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग है, साउथ इंडिया का अलग है। नॉर्थ इंडिया में आपको जो है खाने पीने के जो उनका टेस्ट है वो अलग है। आप जो उसमें साउथ में चले जाएं तो आपको सांभर वगैरह जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो नॉर्मल चलता है सब्जी रोटी और दाल वगैरह, चावल वगैरह। बिहार में चले जाओ तो ज्यादातर आपको दाल चावल मिलेगा। साउथ में चले जाओ, केरल वगैरह, कर्नाटक वगैरह की साइड चले जाओ तो आपको इडली वगैरह मिलेगा। तो ये जो हमारी चीजें हैं, आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो आपको जो उनका बड़ा पाव है, ये चीजें जो है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको मिलेंगी। तो हमारा कंज्यूमर कौन से रीजन में है, कौन से कंट्री में है, कौन सी जगह में है, उस जगह का इम्पैक्ट उसके बिहेवियर में पड़ता है और अकॉर्डिंगली वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करता है या हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता। ये तो खाने पीने की बात हो गई। आप पहनने में चले आओ, कपड़ों में चले आओ तो वो भी आपको अलग कल्चर मिलेगा। हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में क्या है, ज्यादातर पैंट और शर्ट चलते हैं। साउथ इंडिया में चले जाओ तो आपको जो उनका लुंगी है और जो शर्ट है तो ये है आपका चलता है। तो अलग अलग आप रीजन में जाते हैं तो अलग अलग आपको जो है उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका खाने का स्टाइल, उनका बात करने का तरीका, उनका जो कल्चर है, उनके त्योहार हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं, सारी चीजें आपको अलग मिलेगी। तो आपका कंज्यूमर जो कंट्री के किस रीजन में रहता है वो डिपेंड करेगा जो है, और आपका जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो उसी चीज से डिपेंड होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। So first one is a demographics factor. It is nothing but the combination of age, gender, race, occupation and population density, psychographics, the aspects of a person's lifestyle and his personality.
and it includes self-concept, that is what a person thinks of himself, personality, lifestyle. Socio-cultural factors or social and cultural factors, your subcultures, your reference group, your ethnic group, your value system, your perceivedness, these are the part of socio-cultural factors. Then behavioral factors, very prime to a customer or a consumer, his brand loyalty, his extent of uses of a product, his usage situation of product, and what benefits he is looking in a product. Then last, geographic factors, so country differences, country's climate, country's natural environment. So all these factors impact and affect the behavior of a consumer. Any doubt in this particular topic? No, sir. Moving ahead. No, sir. So market segmentation. So after having gone through the behavior, consumer behavior, now the related topic with this consumer behavior is market segmentation, that is given in our syllabus. So market segmentation is basically what we are doing in market segmentation. We know our customers have different lifestyle, different personality, different cultural aspect, different social aspect. They have different distribution of income. They are involved in different occupational structure. Their place of stay varies. Their homes are apart from each other. Someone lives in Delhi, someone lives in Mumbai, someone lives in Kolkata, someone lives in Chennai, someone lives in Jaipur, whatever. So all these factors that are essential for a marketer. So in market segmentation, a marketer looks for how he can divide his market, how he can divide his market on the basis of these factors that we discussed in the previous slide: your geographic, your psychographic, your behavioral, your socio-cultural and your demographic factors. इन सारी चीजों को कैसे कंबाइन करके अपने मार्केट को जो है डिवाइड कर सकता है, so that he achieves maximum from that particular market. So the basic objective of market segmentation is that you are dividing your larger market into small markets, and you are focusing the very special or very distinct features of that small markets that you have created from a larger market. तो आपने एक जो लार्जर मार्केट से अपनी मार्केट में छोटे छोटे मार्केट्स में डिवाइड कर दिया, तो छोटे छोटे मार्केट में डिवाइड कर दिया, तो किसी आपने जब उनका डिवीजन किया है तो आपने कोई बेस लिया होगा कि मैं इस बेस पे इस मार्केट को डिवाइड कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आपने एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया होगा, जेंडर के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर दिया होगा, कंट्री के ज्योग्राफिक जो प्लेसेस हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया होगा, या किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया होगा. तो ये जो सारी चीजों पे आप अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं, एक लार्जर मार्केट है उसको आप जो है डिवाइड कर रहे हैं. हम दिल्ली का एग्जांपल ले लें. दिल्ली हम मान लेते हैं एक बड़ा मार्केट है, और दिल्ली को हमने चार जो है ज्योग्राफिक सिचुएशन, चार ज्योग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड कर दिया. नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली. हमने चार ज्योग्राफिक लोकेशंस में उनको डिवाइड कर दिया कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. तो हमने एक जो हमारी दिल्ली बड़ी सी मार्केट थी उसको हमने चार छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि नॉर्थ दिल्ली का अलग अपना कंजम्पशन का पैटर्न होगा, साउथ का अलग होगा, ईस्ट का अलग होगा और वेस्ट का अलग होगा. तो मार्केट से अब डिवाइड करने का हमें फायदा क्या मिलेगा? हम डिवीजन के बाद उस चीज पे फोकस कर पाएंगे कि हमारे नॉर्थ दिल्ली में जो कस्टमर रह रहा है उसको क्या चाहिए, वो कौन से प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो उसके लिए उस प्रोडक्ट में क्या चीज वो ढूंढ रहा है. हमारा जो उसके बाद साउथ दिल्ली वाला है वो उससे जो है नॉर्थ दिल्ली वाले से इतर हो सकता है, उससे डिफरेंट वो.
कंजम्पशन पैटर्न या कंज्यूमर बिहेवियर अपना डिस्प्ले कर सकता है। इसी तरीके से हमारा ईस्ट वाला और इसी तरीके से हमारा वेस्ट वाला। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम एक लार्ज मार्केट को जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस स्मॉल मार्केट्स को हमें सर्व करने में आसानी होती है। हम एक कहावत कही जाती है, जब हमारा ये थोड़ा सा मैं आपको तो इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में लेकर चलता हूँ। जब हमारे यहाँ पे 90s के टाइम में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो रहा था, जो हमारी पॉपुलेशन है बहुत तेज बढ़ रही थी, तो जो है क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सोशल अवेयरनेस के कैंपेन चलाए जाते थे, तो उसमें इस तरीके के कैंपेन चलाए जाते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। तो इस तरीके के जो कैंपेन चलाए जाते हैं, दैट स्मॉल फैमिली इज हैप्पी फैमिली, वी टू एंड अवर टू। तो ये जो कैंपेन चलाया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव हमारा एक है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है कि अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो स्कैर्स हो जाएंगे और हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैं एडमिशन को लेके बात करूं, आपको एडमिशन चाहिए होगा तो जरूरी नहीं कि आपने जामिया हमदर्द में ही अप्लाई किया हो, इससे पहले आपने और इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया होगा। किसी कारण के आपके जो है वहाँ पे मार्क्स कम नहीं थे, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एंट्रेंस में मार्क्स कम आए, तो आपको जो कंपटीशन से आप निकल कर आए हैं, तो जितना लार्जर पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा हमें कम्पीट करना पड़ेगा और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स होते जाएंगे, तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। तो सीधा सीधा मतलब है मार्केट सेगमेंटेशन का भी होता है कि हम जब मार्केट्स को डिवाइड कर देते हैं तो हमें उन मार्केट को सर्व करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमें पता है कि इस मार्केट में हमें इस चीज को सेल करना है, इतने रेट पे सेल करना है और इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम एक मार्केट का जो पूरा स्पेशलाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, वी आर अचीविंग दैट स्पेशलाइजेशन। सो कमिंग टू द डिफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो आपको मैंने एक ब्रॉड ओवरव्यू तो दे ही दिया, तो इसको हम डिफिनेशन में बात कर लेते हैं जो फॉर्मल डिफिनेशन दी गई है। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो आप सबसेट्स है कंज्यूमर्स, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने बताया कि आप चाहे ज्योग्राफी के बेस पे कर दो, डेमोग्राफी के बेस पे कर दो, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कर दो, बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर दो, सोशो कल्चरल सेगमेंटेशन कर दो, या फिर किसी सेगमेंट के अंदर ही सेगमेंट कर दो। जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने जेंडर के बेस पे करना था, ठीक है, अब जेंडर के बेस पे हमने कहा कि ठीक है हम मेल्स में जाएंगे। अब मेल्स में भी हम कैटेगरी ढूंढे, कैसे कि भाई मेल्स में जो है 50 साल से कम के हैं या 50 साल के ज्यादा है, तो अब सेगमेंट के अंदर सेगमेंट बनाते जाते हैं। सबका टारगेट एक ही है कि हमें उस सेगमेंट को बेटर वे में सर्व करना है और वहां से मैक्सिमम जितना हम अपने कंपनी के लिए अर्न कर सके, अपने कंपनी के लिए बेनिफिट अर्न कर सके, वो हमें अचीव करना है। सो मार्केट सेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर्स विद common needs or characteristic and selecting one or more segments to target with a distinct marketing mix। तो यहाँ पे जो मैंने बात करी, जो डिफिनेशन ये इसकी कह रहा है कि पहली बात तो क्या है कि जो हमने मार्केट को डिवाइड किया सेगमेंट्स में, उसमें तो पहली बात तो उनके पास कॉमन नीड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो हम बात करें कि चाहे वो जेंडर के बेस पे डिवाइड कर दो या एज के बेस पे डिवाइड कर दो, इनकम बेस पे डिवाइड कर दो, ज्योग्राफिक लोकेशन के बेस पे डिवाइड कर दो, सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उन सेगमेंट्स में हम जो डिवाइड किया उसमें एक या दो, हाँ उससे ज्यादा सेगमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी जो मार्केटिंग मिक्स है, जो दैट इज 4 P's, योर प्लेस, योर प्राइस, योर प्रोडक्ट, योर जो है प्रमोशन, द मार्केटिंग मिक्स 4 P's विद अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। तो आपने जो मार्केट को डिवाइड किया, आपने जो सेगमेंट बनाया, उस सेगमेंट को सर्व करने के लिए जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर ईच सेगमेंट यू विल बी हैविंग डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। So basic objective of market segmentation is that you are dividing a heterogeneous market
into small homogeneous market, so that these small homogeneous markets have common needs and characteristics, and accordingly you can serve these segments with a distinct marketing mix. So basic objective of market segmentation is this. So before the widespread acceptance of market segmentation, इससे पहले क्या होता था कि हम लोग जो मास मार्केटिंग में बिलीव करते थे, जो हम, अगर आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बीच में समझाऊं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, तो उसमें क्या होता था कि जो हमारा प्रोडक्शन या प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता था कि, या फिर हम सेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था कि हमने जो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया बस उसका हमको कुछ नहीं करना, वी आर जस्ट सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट प्लेस। हमें हमारे कस्टमर से क्या वो परचेज करता है, क्या नहीं परचेज करता है, वो क्यों परचेज करता है, कहाँ परचेज करता है, कैसे परचेज करता है, उन चीजों से हमें मतलब नहीं है। बस सिर्फ हमारे जो कस्टमर है वो हमारे कस्टमर एक जैसे हैं कि हम उनको जो भी प्रोडक्ट जो है सेल करेंगे वो हम परचेज कर लेंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन के एडवांस से पहले हमारा जो है मास मार्केटिंग होती थी। हम एक वाइड स्केल पे जो हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है या सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये सारे प्रीवेल करते थे। तो इसमें क्या होता था, द प्रीवेलिंग वे ऑफ डूइंग बिजनेस विद कंज्यूमर्स वाज थ्रू मास मार्केटिंग, दैट इज offering the same product and marketing mix to all consumers, because we assumed that our customers are same, they display same needs and same characteristics. So all the marketing mix, that was a single marketing mix and same product. So before the advent of market segmentation, this is the period of before 1950s, you can say, because the concept of marketing came into 1950s, mid 1950s. So the strategy of segmentation, what is the significance of segmentation? The strategy of segmentation allows producers to avoid head-on competition. First thing, you are getting rid of your competitors, or you are able to sustain in competitive era. So to avoid head-on competition in the marketplace by differentiating their offerings. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो जब हम डिफरेंशिएशन का मतलब कहते हैं कि वी आवर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, उसका मतलब कि हम कुछ अलग उनको ऑफर कर रहे हैं कि जो उनके प्रोडक्ट में नहीं है वो हमारे प्रोडक्ट में है। तो बाय डिफरेंशिएटिंग देयर ऑफरिंग्स नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस बट आल्सो थ्रू स्टाइलिंग, पैकेजिंग, प्रमोशनल अपील, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपीरियर सर्विस। So all the concepts of marketing mix, all the 4 P's of marketing mix are coming into picture in the market segmentation. So first thing you are doing, you are offering a differentiated product not only in the terms of price but also how your product looks, how is this product's packaging, what promotional appeal, that is method of promoting your products, advertising, sales promotion, direct selling, personal selling, one-to-one selling. So these methods of promoting your products, method of distribution, how you are making available your product to your customer. तो आप उनको कैसे अपने प्रोडक्ट को जो है उनको अवेलेबल दे रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अपने फाइनल कस्टमर तक आप कैसे पहुंचा रहे हैं। क्या आप रोड ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, आप सी ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, आप एयर का यूज कर रहे हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्रीज आप कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपीरियर सर्विस, तो आप अपने प्रोडक्ट को जो सर्विस है, जो उनकी जो भी ग्रीवांसेस है, आप टाइम पे उनको पहुंचा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी पे पहुंचा रहे हैं, आप उनके जो प्राइस पे करें उसके लिए वैल्यू पे जो है आप उनको ऑफर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है जिसको हम आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं, आपकी आफ्टर सेल सर्विस सुपीरियर है, बेटर है। तो स्ट्रेटजी ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन प्रोवाइड्स यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट। फर्स्ट, इट इज providing you an opportunity to get rid of your competitors in the marketplace, first thing, and it also provides you to offer differentiated products to your customer, not only in the terms of price but also in the terms of styling, its appearance, its appealing style, its packaging, its promotional appeal, its promotional methods, distribution methods, and superior value. So all these combinations are possible through market segmentation, because when you segment your market, you
are focusing that particular segment on the basis of characteristics, features that is exhibited in that particular segment. So this is the simple definition or holistic definition of market segmentation. And what does it mean? We are doing nothing but simply dividing a large market into small markets on the basis of some common characteristics, and we are focusing one or more segments to target our customers with a distinct or a special or different marketing mix, different marketing strategy. So this is market segmentation. Now the criteria for effective targeting of segments. So you have segmented your markets. Now what is your objective? You are going to target those segments. So targeting means basically you are going to offer your goods or services to those segments that you have segmented in the first step. So there are 5 criteria that you must be aware of and you must keep into your mind before when you are going to target your segment. First is identifiable. Identifiable means it must be identifiable. You must be able to identify that segment which you are going to segment. तो आप जो भी अपने मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो है एबिलिटी होनी चाहिए. किसी भी बेसिस पे आइडेंटिफाई हो सकता है, चाहे वो एज के अकॉर्डिंग हो सकता है, जेंडर के अकॉर्डिंग हो सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई भी बेसिस आप ले लो. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यस दिस इज द सेगमेंट दैट आई शुड डिवाइड इनटू सब सेगमेंट्स और सब पार्ट्स. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट. सेकंड वन इन सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ साइज. तो आपने क्या, इसका मतलब है कि आपने ठीक है मार्केट का सेगमेंट तो कर दिया, लेकिन आपने जो मार्केट डिवाइड किया है जस्ट 5 to 10 मिनट, जस्ट 5 मिनट. ओके सर. तो आपने उनको सेगमेंट तो कर दिया, लेकिन जो आपका सेगमेंट नया निकल के आ रहा है, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा? अब ऐसा तो नहीं है कि भाई नॉर्थ दिल्ली में ठीक है, हमने कहा कि नॉर्थ दिल्ली हमने 4 जो पहले हमने बनाए थे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अब इसमें क्या करते हैं कि नॉर्थ के अंदर भी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. हो सकता है आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, लेकिन एक पार्ट में तो आपका ठीक ठाक एरिया आ गया जहाँ पे आपकी अच्छी खासी सेल हो जा रही है, लेकिन दूसरा पार्ट में ऐसा एरिया आ सकता है जहाँ पे कोई सेल ही ना हो. तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम अपने सेगमेंट का जो साइज है वो सफिशिएंट होना चाहिए, उससे हमें प्रॉफिट स्टेबल होना चाहिए, कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए. एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ बोथ मीडिया एंड कॉस्ट, कि अगर आप प्रमोशन करने जा रहे हैं तो आप कौन सा मीडिया यूज करेंगे. क्या आप एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, सेल्स प्रमोशन में जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे, पर्सनल सेलिंग में जाएंगे. तो आप अपने प्रोडक्ट को उस सेगमेंट के अंदर कैसे प्रमोट करेंगे, उस टर्म में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और प्रमोशन की कॉस्ट क्या होगी, प्रमोशन कॉस्ट के अलावा जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. द लास्ट वन congruent with the firm's objectives and resources. तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड व्हाट रिसोर्सेस योर कंपनी हैज, योर segment must be in congruence with those objectives and resources. And the last one is basis for segmenting the markets. We will discuss in detail these topics in the next class. Just have a brief overview of these factors or basis which are used for segmenting a market. So first one is your geographical basic region, city, density of area and climate. Demographic factors, age, gender, race, occupation, income, fees and population density. Psychological segmentation, your need, personality, perception, attitudes, learning. Psychographics is the combination of psychology and demographics. So the the second and third factors, when we combine these two factors form the psychographic segmentation. So combination of psychology and demography. Socio-cultural segmentation, your social structure, your social value system, your culture, subcultures, values, perceptions, preferences, pressure groups, reference group. All these will come into this factor.
use related segmentation, that is how does your consumer use your products. Benefit sort, what I am looking as a consumer in a product, and hybrid segmentation, when I am using all of these factors or any combination of these factors. So this is the basis, major basis for segmenting a market that we will cover in